हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल थिंकर्स। इस वीडियो में मैं आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे मैसून-गेन फॉर्मूला की हेल्प से। ये हमारा ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जो मैसून-गेन फॉर्मूला होता है उसमें CS/RS इक्वल टू होता है K=1 to K PK इंटू डेल्टा के अपॉन में डेल्टा। इसमें जो PK होता है वो फॉरवर्ड पाथ गेन होता है। तो आइए सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ गेन निकालते हैं। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो इसमें टोटल 2 फॉरवर्ड पाथ हैं। एक देखिए ये है जो पहला हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा और दूसरा हमारा ये है। तो अगर हम पहला फॉरवर्ड पाथ गेन निकालें तो वो हो जाएगा 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू 1, मतलब P1 इक्वल टू आ जाएगा G1 G2 G3 G4। और अगर हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ गेन निकालें तो वो हो जाएगा 1 इंटू G5 इंटू G6 इंटू G7 इंटू G8 इंटू 1, मतलब P2 इक्वल टू आ जाएगा G5 G6 G7 G8। सेकंड हम निकालते हैं इंडिविजुअल लूप्स। इंडिविजुअल लूप्स वो लूप्स होते हैं ये जिस नोड से स्टार्ट होते हैं ये उसी नोड पे जाके खत्म होते हैं। तो अगर हम इसमें इंडिविजुअल लूप्स देखें तो देखिए एक ये इंडिविजुअल लूप हो जाएगा, ये जिस नोड पे जाके स्टार्ट हो रहा है ये उसी नोड पे जाके ही एंड हो रहा है। और जो दूसरा हमारा इंडिविजुअल लूप होगा वो ये होगा, और जो तीसरा हमारा इंडिविजुअल लूप होगा वो ये होगा, और जो चौथा हमारा इंडिविजुअल लूप होगा वो ये होगा। तो जो हमारा पहला इंडिविजुअल लूप है उसे हमने L1 मान लिया है, और अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो L1 इक्वल टू हो जाएगा G2 इंटू S2, और जो दूसरा हमारा इंडिविजुअल लूप गेन होगा वो L2 इक्वल टू हो जाएगा G3 इंटू S3, और जो तीसरा हमारा इंडिविजुअल लूप गेन होगा वो हो जाएगा G6 इंटू H6, और जो चौथा हमारा इंडिविजुअल लूप गेन हो जाएगा वो हो जाएगा G7 इंटू H7। तो देखिए यहाँ पे L4 इक्वल टू हो गया G7 इंटू H7। जो इंडिविजुअल लूप्स है उसकी वैल्यू हम डेल्टा को फाइंड करने के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग। मतलब इसके बाद हम 2 नॉन टचिंग लूप गेन निकालेंगे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स देखें तो देखिए वो ये हैं, एक देखिए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं इसलिए ये नॉन टचिंग लूप्स हैं। तीसरा हमारा ये दोनों हो जाएंगे और चौथा हमारा ये दोनों हो जाएंगे। तो अगर हम पहला नॉन टचिंग लूप गेन निकालें तो वो हो जाएगा G2S2 इंटू G6S6, और जो दूसरा हमारा 2 नॉन टचिंग लूप्स गेन होगा वो हो जाएगा G2S2 इंटू G7H7, और जो तीसरा हमारा 2 नॉन टचिंग लूप्स गेन होगा वो हो जाएगा G3S3 इंटू G6H6, और जो चौथा हमारा 2 नॉन टचिंग लूप गेन होगा वो हो जाएगा G3S3 इंटू G7H7। तो ये हमारे 2 नॉन टचिंग लूप्स गेन हो गए। तीसरा आता है हमारा 3 नॉन टचिंग लूप्स गेन। तो अगर हम इसमें 3 नॉन टचिंग लूप गेन देखें तो इसमें एक भी 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है, क्योंकि अगर इसमें बाय चांस यहाँ पे एक लूप बना होता तो हमारे 3 नॉन टचिंग लूप्स हो जाते, क्योंकि उन तीनों में एक भी नोड कॉमन ना होता। बट इसमें एक भी 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। हम इसमें यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा इक्वल टू कर देंगे 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हमारा डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस G2S2 प्लस G3S3 प्लस G6H6 प्लस G7H7 प्लस G2S2 G6H6 प्लस G2S2 G7H7 प्लस G3S3 G6H6 प्लस G3S3 G7H7। अब हम निकालेंगे डेल्टा के की वैल्यू। जो हमारा डेल्टा के होता है उसकी वैल्यू हमारी पीके मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितने हमारे फॉरवर्ड पाथ गेन होंगे उतने ही हमारे डेल्टा के होंगे। और डेल्टा के इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑब्टेन बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। मतलब जो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है ये, उसको जो जो लूप टच कर रहे हैं उसको हम डेल्टा की वैल्यू में से रिमूव कर देंगे। मतलब जो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है उसमें देखिए ये और ये लूप कॉमन है, तो हम डेल्टा की वैल्यू में से इन दोनों वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे G2S2 और G3S3 ये दोनों जो लूप है वो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो हम इन दोनों वैल्यू को इस डेल्टा की वैल्यू में से रिमूव कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से G2S2 को रिमूव कर दिया और G3S3 को रिमूव कर दिया, और इसमें भी यही सेम करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ फिर केवल बचेगा G6H6 प्लस G7H7। तो यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस G6H6 प्लस G7H7। इसी तरह से सेम हम डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखें तो वो देखिए ये था, और इस फॉरवर्ड पाथ को ये दोनों लूप टच कर रहे हैं, मतलब हमको डेल्टा की वैल्यू में से इन दोनों लूप के गेन को रिमूव करना होगा। हमको डेल्टा में से G6H6 और G7H7 को रिमूव करना है।
तो हमने देखिए यहाँ पे G6H6 और G7H7 की वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया और इसमें से भी सेम यही करा हमने, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे G6H6 और G7H7 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे सिर्फ बचेगा G2H2 और G3H3। तो यहाँ पे डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस G2H2 प्लस G3H3। तो हमने यहाँ पे पी के, डेल्टा के और डेल्टा की वैल्यू निकाल ली है, जिसे हम मैसून-गेन फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। तो आइए देखते हैं CS अपॉन RS की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे CS अपॉन RS इक्वल टू हो जाएगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ थे। तो हम इस फॉर्मूले में P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 और डेल्टा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो CS अपॉन RS इक्वल टू आ जाएगा G1 G2 G3 G4 इंटू 1 माइनस G6H6 माइनस G7H7 प्लस G5 G6 G7 G8 इंटू 1 माइनस G2H2 माइनस G3H3 अपॉन में 1 माइनस G2H2 माइनस G3H3 माइनस G6H6 माइनस G7H7 प्लस G2H2 G6H6 प्लस G2H2 G7H7 प्लस G3H3 G6H6 प्लस G3H3 G7H7। ये हो गई हमारी CS अपॉन RS की वैल्यू। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। मैं आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे मैसून-गेन फॉर्मूला का यूज करके। ये क्वेश्चन कई बार AKDU एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए सबसे पहले इस सर्किट का सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने नोड्स का यूज होगा, और जो नोड्स होते हैं वो हमारे टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि पहला समिंग पॉइंट हमारा ये है, तो सबसे पहले हमारा एक नोड ड्रॉ हो जाएगा x1। और अगर समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट एक साथ दिए होते हैं, उनके बीच में कोई गेन नहीं दिया होता है, तो हम वहां पे एक ही नोड का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे दो समिंग पॉइंट एक साथ दिए हुए हैं और यहाँ पे ये टेक ऑफ पॉइंट भी एक साथ दिया हुआ है, तो हम इन तीनों की जगह एक ही नोड का यूज करेंगे। इस नोड को हमने x2 मान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टेक ऑफ पॉइंट और ये समिंग पॉइंट एक साथ दिया हुआ है, तो हम इनकी जगह एक ही नोड का यूज करेंगे, जिसे हम मान लेंगे x3। और उसके बाद यहाँ पे ये टेक ऑफ पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इस नोड को ले लेंगे x4। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन दोनों समिंग पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट की जगह हमने x2 नोड का यूज करा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो x2 नोड है वो x3 नोड के पास आ रहा है प्लस h1 को लेकर। ये ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस h1, और जो x3 नोड है वो x2 नोड के पास जा रहा है माइनस h2 नोड को लेकर। ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस h2। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये जो x4 नोड है वो x2 नोड के पास आ रहा है माइनस h3 को लेकर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस h3। और फिर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे ये देखिए x4 नोड है वो आ रहा है x1 नोड के पास -1 को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1, और यहाँ पे साइन दिया हुआ माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे ये हो जाएगा -1, यहाँ पे ये हो जाएगा CS, और ये हो जाएगा RS। तो अब हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूज करके मैसून-गेन फॉर्मूला की हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन को निकालेंगे। तो जो मैसून-गेन फॉर्मूला होता है उसमें CS अपॉन RS इक्वल टू होता है K इक्वल टू 1 to K PK इंटू डेल्टा के अपॉन में डेल्टा। PK का मतलब होता है फॉरवर्ड पाथ गेन। और अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ देखें तो देखिए हमारा पहला जो फॉरवर्ड पाथ है वो है ये, और जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ है वो है हमारा ये। अगर हम इसमें पहला फॉरवर्ड पाथ गेन निकालें तो वो हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू 1, मतलब हमारा P1 इक्वल टू आ जाएगा G1 G2 G3। और अगर हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ गेन निकालें तो वो हो जाएगा G1 इंटू प्लस H1 इंटू G3 इंटू 1, मतलब P2 इक्वल टू आ जाएगा G1 H1 इंटू G3। और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल लूप्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम इसमें पहला इंडिविजुअल लूप देखें तो वो देखिए ये है, ये।
तो अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू -1। तो हमारा L1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस G1 G2 G3। और अगर दूसरा इंडिविजुअल लूप देखें तो वो देखिए ये है। और अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा G2 इंटू -S2। तो हमारा L2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस G2 इंटू S2। और अगर तीसरा इंडिविजुअल लूप निकाले तो वो देखिए ये है। और अगर इसका गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा G2 इंटू G3 इंटू -S3। तो L3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस G2 G3 S3। अगर चौथा इंडिविजुअल लूप निकालें तो वो देखिए ये पूरा। और अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा प्लस H1 इंटू -S2। तो हमारा L4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस H1 S2। और अगर हम पांचवा इंडिविजुअल लूप निकालें तो वो देखिए ये हो जाएगा ये। और अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा G1 इंटू प्लस H1 इंटू G3 इंटू -1। तो हमारा L5 इक्वल टू आ जाएगा माइनस G1 H1 G3। और अगर हम छठा इंडिविजुअल लूप निकालें तो वो देखिए ये हो जाएगा ये। और इसका जो गेन होगा वो हो जाएगा प्लस H1 इंटू G3 इंटू -S3। तो L6 इक्वल टू आ जाएगा माइनस H1 G3 इंटू S3। हम अगर डेल्टा का फॉर्मूला देखें तो डेल्टा इक्वल टू होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में 2 नॉन टचिंग लूप्स देखें तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में 2 नॉन टचिंग लूप्स एक भी नहीं है। और 2 नॉन टचिंग लूप्स वो लूप्स होते हैं जिसमें एक भी नोड कॉमन ना हो। और अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखें तो इसमें जो लूप्स बने हुए हैं उसमें कोई ना कोई नोड कॉमन जरूर है। तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में 2 नॉन टचिंग लूप्स है ही नहीं। और अगर हम डेल्टा का फॉर्मूला देखें तो उसमें सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स भी निकालना पड़ता है। तो जब इसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स ही नहीं है तो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं होंगे। मतलब हमें इसमें डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए केवल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन की वैल्यू पुटअप कर दी है। तो जो इंडिविजुअल लूप गेन है हम इसकी वैल्यू डेल्टा में पुटअप कर देंगे। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस G1 G2 G3 माइनस G2 S2 माइनस G2 G3 S3 माइनस H1 S2 माइनस G1 H1 G3 माइनस H1 G3 S3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G2 S2 प्लस G2 G3 S3 प्लस H1 S2 प्लस G1 H1 G3 प्लस H1 G3 S3। और अब हम डेल्टा की हेल्प से डेल्टा के की वैल्यू निकालेंगे। और जो डेल्टा के होता है वो पीके मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन पे डिपेंड करता है। मतलब जितने हमारे फॉरवर्ड पाथ गेन होंगे उतना ही हमारे डेल्टा के की वैल्यू होगी। मतलब इसमें हमारे 2 फॉरवर्ड पाथ गेन है तो हमारे डेल्टा के की वैल्यू भी 2 होगी, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो डेल्टा के की वैल्यू को निकालने के लिए जो लूप्स फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे होते हैं उनको हम डेल्टा में से रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम पहला फॉरवर्ड पाथ देखें जो था हमारा ये, तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में जितने भी लूप्स हैं वो सभी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। मतलब हम इस डेल्टा में से ये जो जितने भी लूप्स दिए हुए हैं इनके गेन को रिमूव कर देंगे। तो जब हम इन गेन को रिमूव करेंगे इसमें से तो हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो जितने भी लूप्स दिए हुए हैं उनको रिमूव कर दिया है। और जो हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ था वो था हमारा ये। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी ये जो जितने भी लूप्स हैं ये सभी इसको टच कर रहे हैं। तो इसमें से भी हम सभी लूप्स के गेन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 के इक्वल। तो अब हम मैसून गेन फॉर्मूले में पीके और डेल्टा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ है तो CS/RS इक्वल टू हो जाएगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। तो जब हम इन सब की वैल्यूज में पुटअप कर देंगे तो CS/RS इक्वल टू आ जाएगा G1 G2 G3 प्लस G1 H1 G3 अपॉन में 1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G2 S2 प्लस G2 G3 S3 प्लस H1 S2 प्लस G1 H1 G3 प्लस H1 G3 S3। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। मैं आपसे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के लिए हमें मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए जिसका यूज इसमें होता है। तो आइए सबसे पहले हम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम फिजिकल सिस्टम होता है जिससे ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होता है और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा होता है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जिसमें हमें लीनियर मोशन मिलता है। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की वजह से जो हमारे रेजिस्टिंग फोर्स होते हैं वो मास, डैम्पर और स्प्रिंग की वजह से होते हैं। इनके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। आइए अब डिस्कस करते हैं रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तब हमें रोटेशनल मोशन मिलता है। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में जैसे यहाँ पे मास होता है वैसे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में इनर्शिया होता है।
जैसे यहाँ पे डैम्पर यूज होता है वैसे यहाँ पे टॉर्शनल डैम्पर यूज होता है, और जैसे यहाँ पे स्प्रिंग यूज होता है वैसे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में टॉर्शनल स्प्रिंग यूज होता है। तो आइए सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें आगे यूज होंगे। हमने यहाँ पे इसमें माना कि यहाँ पे एक मास है जो किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है। अगर हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका खुद का एक रेजिस्टिंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाता है ma, जहाँ पे जो a है वो यहाँ पे एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू dv/dt, और जो v होता है, v मतलब वेलोसिटी, v इक्वल टू होता है dx/dt के। तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू d2x/dt2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग के बारे में। जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मास की स्टिफनेस होती है, मतलब कि वो कितना खींच सकता है। तो जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक साइड से x1 डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरी साइड से x2 डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह से जो एक साइड वेलोसिटी होती है वो होती है v1 और जो दूसरी साइड वेलोसिटी होती है वो होती है v2। तो जब हम किसी स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो F इक्वल टू होता है kx, क्योंकि इसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे आ जाता है यहाँ पे ये k। और अगर हम इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा dx इक्वल टू v dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन v dt। तो यहाँ पे इस x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा k इंटीग्रेशन v dt, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं x1 और x2। और इसी तरह वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा v1 माइनस v2। थर्ड हम डिस्कस करते हैं डैम्पर के बारे में। मीन्स यहाँ पे जो इस पे मास दिया हुआ है, जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब डैम्पर लगता है। डैम्पर मीन्स जो अपोज करे। तो हमने यहाँ पर ये डैम्पर ले लिया है। जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पे आ जाता है b, तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाता है b इंटू v के। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक साइड डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा होता है और एक साइड डिस्प्लेसमेंट x2 हो रहा होता है, और जो वेलोसिटी है वो एक साइड v1 होती है और दूसरी साइड v2 होती है। तो यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा v1 माइनस v2। और अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू देखें तो यहाँ पे v इक्वल टू होता है dx/dt के। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा b इंटू dx/dt। तो अगर अब हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर एक मास किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो एक तो इस पर खुद का एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा जो मास की वजह से होगा, और दूसरा रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा जो डैम्पर की वजह से होगा, और तीसरा रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा जो स्प्रिंग की वजह से होगा। और यहाँ फोर्स अप्लाई करने की वजह से x डिस्प्लेसमेंट और v वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम F इक्वल टू देखें तो यहाँ पे तीन फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। एक तो मास की वजह से, दूसरा डैम्पर की वजह से, और तीसरा स्प्रिंग की वजह से। तो जो मास की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी। F इक्वल टू आया था m इंटू d2x अपॉन में dt2। तो देखिए हमने यहाँ पे F1 इक्वल टू पुटअप कर दिया m इंटू d2x बाय dt2, और दूसरा फोर्स डैम्पर की वजह से अप्लाई हो रहा था। तो हमने यहाँ पे डैम्पर के लिए जो फोर्स निकाला था वहां पे F इक्वल टू आया था b इंटू dx/dt। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और जो तीसरा फोर्स लग रहा था वो लग रहा था स्प्रिंग की वजह से, और स्प्रिंग के लिए जो हमने वैल्यू निकाली थी वो आई थी F इक्वल टू kx, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे F इक्वल टू आ जाएगा m इंटू d2x/dt2 प्लस b इंटू dx/dt प्लस kx। तो ये था हमारा ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। आइए अब डिस्कस करते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के बारे में। इसमें हमने एक सर्किट ले लिया है जिसमें हमने इंडक्टर, रजिस्टर्स और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और इसमें वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो जब हम इस सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे V1 वोल्टेज, यहाँ पे V2 वोल्टेज और यहाँ पे V3 वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो अगर हम यहाँ पे V1 की वैल्यू देखें, देखिए यहाँ पे इंडक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू हो जाएगा L इंटू di/dt के। और अगर हम यहाँ पे V2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। तो देखिए यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू पुटअप कर दी है I इंटू R। और अगर हम यहाँ पे V3 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे V3 इक्वल टू हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन I dt, और I इक्वल टू होता है dq/dt के। तो हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे V इक्वल टू आ जाएगा L इंटू dy/dt dq/dt प्लस R dq/dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन dq/dt इंटू dt। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा L इंटू d2q/dt2 प्लस R इंटू dq/dt प्लस q/c। तो अब अगर हम इस और इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे m की जगह आ रहा है L, x की जगह आ रहा है q, b की जगह आ रहा है R और k की जगह आ रहा है 1/c। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है।
ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम है और ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जहां पे एफ की जगह आ रहा है कैपिटल वी मतलब वोल्टेज, और वेलोसिटी की जगह आ रहा है करंट आई, डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह आ रहा है चार्ज क्यू, मास एम की जगह आ रहा है एल इंडक्टर, डैम्पर बी की जगह आ रहा है आर रेजिस्टेंस, और के की जगह आ रहा है 1/c। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।